सो ए वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टेक एन ओवरव्यू ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री। तो जैसा हमने एंशंट में ओवरव्यू एक लिया था, हमने पूरा एंशंट को एक बार शुरू से लेके अंत तक हमने एक बार समझा। उसी तरीके से वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड। तो मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे ख़ास बात यह है कि सबसे ज़्यादा सवाल इसी मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन से आते हैं। और दूसरी बात ये कि बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडर्न हिस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडर्न हिस्ट्री प्रीलिम्स के लिए एज वेल एज मेंस के लिए, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट और रेलेवेंट है। हम लोग क्वेश्चंस भी कुछ देखेंगे इस सेशन के बाद। आई विल प्रोवाइड पीडीएफ कंपेयर विद दोज क्वेश्चंस विद आवर टीचिंग। तब आप उन क्वेश्चंस को कंपेयर कर सकते हो कि आपसे वो क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन द मॉडर्न हिस्ट्री इज़ कि आखिर मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई। पहले तो हमें यही बात करना है कि मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत आखिर मानी कहाँ से जाती है या होती कहाँ से है। तो सबसे पहले जो हिस्टोरियंस हैं वो आपस में बटे हुए हैं इस पर। जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है वो इसे 1707 से कहते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत जो है वो 1707 से हम मान सकते हैं, क्योंकि 1707 के बाद जो लेटर मुगल्स हैं, औरंगज़ेब की डेथ है प्रिसाइजली 1707 के बाद जो औरंगज़ेब की डेथ के बाद जो लेटर मुगल्स आए, उन लेटर मुगल्स के कारण मुगल एम्पायर पूरी तरह से कोलैप्स हो गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनमें कैपेबिलिटी नहीं थी रूल करने की। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट फैक्शनिज़म बहुत ज़्यादा बढ़ गया था कोर्ट में। दूसरी बात ये कि कुछ लोग 1757 से मानकर चलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। कुछ हिस्टोरियंस बैटल ऑफ प्लासी को स्टार्टिंग ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री मानते हैं, क्योंकि ब्लैक बैटल ऑफ प्लासी वॉज द बैटल ऑफ द टर्निंग पॉइंट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को एक एज मिल जाता है और उन्हें जो है वो बेसिकली बंगाल का जो एरिया है उसमें कहीं ना कहीं एक एडवांटेज मिलता है। हम लोग बात करेंगे, बैटल ऑफ प्लासी पर जाएंगे तब हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे। बट बंगाल का जो एरिया है उस एरिया में पहली बार कोई एक फॉरेन पावर इन दी लास्ट 200 ईयर्स, कोई फॉरेन पावर बंगाल में आकर इतनी आसानी से जीत जाती है। तो उस पर भी जो है हम चर्चा करेंगे और क्यों बंगाल को जीतना इतना मुश्किल है फॉर द इन्वेडिंग रूलर्स, इस पर भी हम लोग थोड़ा सा बात करने वाले हैं। ठीक है, सो बात करने से पहले विल बी टॉकिंग अबाउट दी जो हमारा रिसेंट बैच शौर्य बैच लॉन्च हुआ है। शौर्य बैच में खास बात यह है कि जो प्रीलिम्स 2026 की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स जिन्होंने प्रिपरेशन की है 1 साल 1.5 साल तक और वो अपनी प्रिपरेशन को फाइनल एज देना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बैच काफ़ी रेलेवेंट रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें आपको बेसिकली हर एक टॉपिक की एक सिस्टमेटिक कवरेज कराई जाएगी। इसके साथ होलिस्टिक सिलेबस कवरेज होगा, पीडीएफ आपको दिया जाएगा। और ख़ास बात यह है कि जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके साथ लाइफ टाइम रहेंगे। तो वो अगर किसी कारण से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो दोबारा से किसी एग्ज़ाम्स के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 1-to-1 मेंटरशिप तो रहेगी ही। इसके साथ सेक्शनल और फुल फ्लेजेड टेस्ट इसमें हम लोगों ने जोड़ा है। सेक्शनल टेस्ट क्या है? सेक्शनल टेस्ट जो वीकली बेसिस पर होता है, हर एक टॉपिक कंप्लीट कराने के बाद जो सेक्शनल टेस्ट होगा हर एक वीक के एंड में, वो सेक्शनल टेस्ट जो है वो आपके जो वीक में जो पढ़ाई हुई उससे एनालिसिस कराएगा, उससे आपको जो है वो इवैल्यूएशन आपको हेल्प करेगा उसे करने में। और जो फुल फ्लेजेड टेस्ट है जो मई में हम लोग 1 मई से फुल फ्लेजेड टेस्ट शुरू करने वाले हैं, उस फर्स्ट फुल फ्लेजेड टेस्ट जो है वो आपके प्रीलिम स्ट्रक्चर की तरह होगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे, सारे के सारे अलग सब्जेक्ट से रहेंगे इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। और वो आपका जो वो आपको बताएगा कि यू आर प्रीलिम्स रेडी और नॉट। ठीक है, तो ये बैच स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 11 फरवरी 2026। बैच की प्राइस है 4999। ये हमने मिनिमल प्राइस इसलिए रखा है ताकि जो बच्चे जो लोअर तबके से आते हैं वो भी इस बैच को अफोर्ड कर सके। और दूसरी बात ये कि इस बैच में इस प्राइस पर आपको इससे बेहतर ऑफ़र नहीं मिलने वाला है। 11 फरवरी के बाद प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे
और 11 फरवरी के बाद जो है वो एडमिशन्स क्लोज भी हो जाएंगे। 11 फरवरी 13 फरवरी मैक्सिमम द एडमिशन्स विल बी टेकिंग प्लेस। तो जो आप अगर प्रीलिम्स 2026 की सीरियस तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, आप इस पर इनरोल कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। तो अब हम लोग बात करते हैं कि मॉडर्न पीरियड की आखिर शुरुआत कैसे हुई। तो मैंने आखिर बता दिया कि हिस्टोरियंस में डिबेट है 1707 1757, इन दोनों डेट्स में हिस्टोरियंस में डिबेट है कि आखिर मॉडर्न पीरियड की शुरुआत कब से होती है। ठीक है, इसे हमें पढ़ना नहीं है, इस डिबेट पे हमें नहीं जाना है, क्योंकि ये हिस्टोरियोग्राफी का पार्ट है और ये हिस्टोरियोग्राफी ऑप्शनल के लिए रेलेवेंट है, ना कि जीएस के लिए। ठीक है, इनफैक्ट आपको जीएस पेपर 1, अगर यूपीएससी में भी आपको जीएस पेपर 1 देना है एग्जाम, तो यूपीएससी में भी ये जो है वो रेलेवेंट नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो हिस्टोरियोग्राफी पे हम लोग उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देने वाले। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत में हिस्टोरिकल डिबेट यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, लेकिन हमें इतना पता है कि आखिर मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म कब होती है, 1947 में। 1947 में आज़ादी हमें मिल जाती है और इस वक्त जो पीरियड ऑफ कम्युनल वॉयलेंस जो हमें देखने को मिला, वो इंडिया के इतिहास में वन ऑफ द ड्रेडेस्ट पीरियड्स अगर हम कह सकें तो गलत नहीं होगा। और इसीलिए मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि इससे हमें सीख मिलती है कि किस तरह से भारत को डेवलप करना ज़रूरी है, भारत को किस दिशा में लेकर जाना है। अगर आपको ये सवाल का जवाब चाहिए तो आपको ये सवाल का जवाब इस मॉडर्न हिस्ट्री में मिल जाएगा। इस मॉडर्न हिस्ट्री में जो गलतियाँ जो हमारे लीडर्स ने की, वो गलतियाँ दोबारा से रिपीट ना हो, ताकि इंडिया का जो हाल, एक बार इंडिया पार्टीशन हो चुका है 1947 में, दोबारा से इंडिया का कोई बंटवारा ना हो। इसलिए जो कंटेम्प्ररी पॉलिटिक्स है उस पर ये बात का सरासर काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान रखा जाता है। ठीक है, सो मॉडर्न पीरियड की शुरुआत जो है ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल माना जाता है, क्योंकि ऑल्दो ये मॉडर्न पीरियड, मीडिएवल पीरियड, एंशिएंट पीरियड, इसके बारे में मैंने एंशिएंट की ओरिएंटेशन में बता कर रखा है कि ये वेस्टर्न पीरियडाइजेशन है। पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हम लोग हिस्ट्री को एक इजी तरीके से समझ सके। तो इसलिए वेस्टर्न हिस्टोरियंस ने क्या किया है, इनको अपने हिसाब से एंशिएंट, मीडिएवल और मॉडर्न में क्लासीफाई किया है अपने हिस्ट्री को। बट जब वो भारत आए थे तो उन्होंने जो है वो इंडिया की हिस्ट्री को हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड और ब्रिटिश पीरियड के नाम से इन्होंने क्लासीफाई किया, जो कि सरासर गलत था, बायस्ड था। क्योंकि हिंदू पीरियड का मतलब क्या है कि अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री को, पूरा का पूरा एंशिएंट हिस्ट्री अगर आप हिंदू पीरियड कह रहे हो, तो फिर उस वक्त बहुत सारे बुद्धिस्ट रूलर भी थे, बहुत सारे ऐसे रूलर थे जो कि जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने खुद जैन धर्म को अपनाया, अशोका खुद बुद्धिस्ट था। आपको बुद्धिस्ट किंग्स के तो अनगिनत बुद्धिस्ट किंग्स मिल जाएंगे, आप अपने हाथ में काउंट कर सकते हो, इतने बुद्धिस्ट किंग्स मिल जाएंगे। इसके अलावा अजीविक सेक्ट भी है। इसके अलावा इन तीनों के अलावा 62 अलग अलग रिलीजन उस वक्त पर प्रिवेल करते थे। तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि एंशिएंट मीन्स हिंदू एंड टोटली हिंदू। उसी तरीके से मुस्लिम पीरियड को, ये मीडिएवल को कह रहे हैं कि दिस इज़ मुस्लिम पीरियड। क्या मीडिएवल के समय राजपूत नहीं थे? क्या मीडिएवल के समय जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं वो नहीं थे? क्या मीडिएवल के समय जो विजयनगर एम्पायर है वो नहीं था? तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी पीरियडाइजेशन अगर करना है तो उसे रिलीजन के बेसिस पर पीरियडाइजेशन करने के बजाय एक न्यूट्रल एस्पेक्ट पर पीरियडाइजेशन करना हमारे लिए सही है। और यही चीज़ को बाद में जाकर नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ने बाद में जाके करेक्ट किया। तो हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड और ब्रिटिश पीरियड में ना क्लासीफाई करके इन्होंने जो है वो दूसरा क्लासिफिकेशन चुना। यहाँ पर एक और चीज़ है कि अगर आपने हिंदू पीरियड को, अगर आपने एंशिएंट को हिंदू रखा है, मॉडर्न पीरियड को ब्रिटिश पीरियड का नाम क्यों दिया, क्रिश्चियन पीरियड का नाम क्यों नहीं दिया? आप ब्रिटिशर्स को ये क्या दिखाता है, दैट यू आर शोइंग योर सेल्फ एज सुप्रीम। क्रिश्चियन पीरियड नाम देकर, ब्रिटिशर्स पीरियड देकर आप अपने आप को सुप्रीम दिखाना चाहते हो। और ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट था। तो इसलिए इसे जो है वो रेक्टिफाई करने का काम नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ने किया और नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ने इस पीरियडाइजेशन को क्लैरिफाई किया। इसमें इन्होंने जो है वो वेस्टर्न पीरियड को ही माना कि हम लोग वेस्टर्न के कॉन्सेप्ट को ही लेकर चलेंगे, लेकिन हमारा टाइमलाइन और उनका टाइमलाइन जो है वो काफ़ी अलग होगा। जैसे वेस्टर्न पीरियड में डार्क एज जो है वो मीडिएवल का स्टार्टिंग पीरियड माना जाता है। डार्क एज जो है वो लगभग 7th सेंचुरी आसपास, डार्क एज 7th 8th सेंचुरी एज AD आसपास डार्क एज शुरू होता है, तो उनके लिए वो मीडिएवल पीरियड है।
इंडिया में जो क्लासिफिकेशन है वो सिर्फ एंशियंट, मीडिएवल और मॉडर्न में नहीं, 5 तरीके में क्लासीफाई किया जाता है। एक प्री हिस्ट्री, दूसरा प्रोटो हिस्ट्री, तीसरा एंशियंट हिस्ट्री, चौथा अर्ली मीडिएवल, पांचवा मीडिएवल और छठा मॉडर्न। यानी ये 6 क्लासिफिकेशन, मैंने 5 बोल दिया, 6 क्लासिफिकेशन। प्री हिस्ट्री एक ऐसा पीरियड है जहाँ पर आपको कोई भी रिटन फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं, या राइटिंग का इन्वेंशन या राइटिंग की डिस्कवरी नहीं होती है, या लिखना लोगों को नहीं आता है। बेसिक सा मतलब ये है कि उनके पास कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है। दैट इज़ कॉल्ड दी प्री हिस्टोरिकल पीरियड। और यहाँ पर टोटली हिस्टोरियंस सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल डेटा पर रिलाई रहते हैं। प्रोटो हिस्ट्री का ऐसा पीरियड है जहाँ पर हमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मिले हैं, रिटन रिकॉर्ड्स मिले हैं, लेकिन रिटन रिकॉर्ड्स हमारे पास जो है वो डिसाइफर्ड नहीं है, यानी कि उसमें पता नहीं है कि वो लिखा क्या गया है। और दूसरी बात कि उस सिविलाइजेशन का हमें जो नॉलेज है वो किसी और सिविलाइजेशन से मिल रहा है, तो उसे भी हम लोग प्रोटो हिस्ट्री में कंसिडर करते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो बहुत सारी जो हिस्ट्री है वो हमें मेसोपोटामिया की जो राइटिंग्स हैं उससे हमें मिला हुआ है। जैसे हड़प्पन्स खुद को मेहुला कहते थे, ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि ये मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन के द्वारा ये बात की गई है कि मेसोपोटामियंस जो है वो हड़प्पन्स को मेहुला कहते थे, यानी कि हड़प्पन्स खुद को जो है एज ए मेहुला कहकर पुकारते थे। ठीक है। एंशिएंट की बात करें तो एंशिएंट पीरियड एक ऐसा पीरियड है जहाँ पर पूरी तरह से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस एज वेल एज लिटरेरी सोर्सेस दोनों अवेलेबल है, यानी कि राइटिंग्स भी है और आर्कियोलॉजी भी है। इसके अलावा अर्ली मीडिएवल को मीडिएवल से अलग करने का कारण क्या है? इसका सिंपल सा एक कारण है जो कि मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन के द्वारा दिया गया है, दैट इज कॉल्ड फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म की शुरुआत, या मैं कहूँ कि फ्यूडलिज्म की जो एक्सटेंट है वो राइज करना शुरू होता है अर्ली मीडिएवल पीरियड से। और इसीलिए जो 700 से लेके 1200 का जो लगभग रफ में अगर मैं यहाँ पे सी लगा दूँ, ये 700 से 1200 एडी का जो पीरियड है इसे हम लोग अर्ली मीडिएवल कंसिडर करते हैं। टॉकिंग अबाउट द मीडिएवल, तो मीडिएवल पीरियड जो है ये होता है 1200 एडी से कंसिडर किया जाता है। 1200 एडी से लेके अराउंड 7 एडी तक, ये 1707 प्रिसाइजली। इसके बाद हम लोग मॉडर्न कंसिडर करते हैं फ्रॉम 80। सो टॉकिंग अबाउट पीरियडाइजेशन, तो पीरियडाइजेशन जो है ये पीरियडाइजेशन रैशनली क्लासीफाई किया गया है, यानी कि आपको जो है ये बात की एक्सप्लेनेशन दी गई है कि एंशिएंट के बाद अर्ली मीडिएवल आया तो आखिर क्यों आया, अर्ली मीडिएवल के बाद मीडिएवल आया तो क्यों आया। इसमें रिलीजन का कोई एंगल नहीं है। जिस तरह से ब्रिटिशर्स ने पीरियडाइजेशन किया था हिंदू मुस्लिम बेसिस पर, यहाँ पर किसी भी तरह के रिलीजन का कोई भी एंगल नहीं है, और जो कि सही भी है। सो फिलहाल के लिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न पीरियड की क्लासिफिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मॉडर्न को हम लोग फर्दर क्लासीफाई करें। मॉडर्न को फर्दर क्लासीफाई करने का मेरा मतलब है कि मॉडर्न को फर्दर क्लासीफाई हम लोग 3 पार्ट में करते हैं, लेटर मुगल्स, नेशनलिस्ट फेज और गांधीयन एरा। लेटर मुगल्स की हम लोग बात करें, एक करके हम लोग बात करते हैं। लेटर मुगल्स का जो फेज़ है लगभग 1707 से लेकर 1857 तक रहा है। आपको एक सवाल पूछना चाहिए कि भाई मुगल्स के बारे में जब हम लोग पढ़ ही रहे थे तो ये लेटर मुगल्स दोबारा से एक नया एडिशनल टॉपिक क्यों लाया गया है? क्या ये मुगल्स से थोड़े अलग हैं या इनका खून अलग है? नहीं, लेटर मुगल्स भी मुगल्स के ही वंशज हैं, है भी ये मुगल्स, तो मुगल्स के कंटिन्यूटी में ही है ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन लेटर मुगल्स और मुगल्स में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है? वो है पॉलिटिकल कंट्रोल। पॉलिटिकल कंट्रोल से मेरा मतलब क्या है? अगर आप लेटर मुगल्स के जितने भी बादशाह को देखो या जितने भी किंग्स को देखो आफ्टर बहादुर शाह, तो फारूक सियार, इसके अलावा जहांगीर शाह, इसके अलावा यू कैन सी द मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, है ना, शाह आलम सेकंड, ये सारे जो मुगल रूलर थे इनकी एक ख़ास बात थी कि दे वेर इनकेपेबल रूलर्स। इनकेपेबल रूलर से मेरा मतलब है कि राजा को जैसी राजनीति खेलनी चाहिए, जिस तरह से शासन व्यवस्था चलानी चाहिए, इनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं थी। औरंगज़ेब जो 1707 में मरा, मरते वक्त वो पूरा का पूरा मुकम्मल हिंदुस्तान छोड़कर गया था, फ्रॉम उंजावंत से लेके हिमवंत से लेके कावेरी रिवर, यानी कि फ्रॉम दी हिंदू कुश टू हिमालयाज टू कावेरी रिवर, पूरा का पूरा हिंदुस्तान, मुकम्मल हिंदुस्तान। तो और एंशिएंट पीरियड में भी ये चीज़ हम लोग देखेंगे
एंशियंट पीरियड में भी जो अखंड भारत का कॉन्सेप्ट है वो भी काम करता है। इंडिया जो है वो इंडिया बना है 1947 के बाद। 1947 के पहले इंडिया कभी इंडिया था ही नहीं। इंडिया का बहुत बार इंटीग्रेशन हुआ है, बहुत बार डिसइंटीग्रेशन हुआ है। एक बार अशोका ने इंटीग्रेट करवाया, फिर अशोका के डेथ के बाद उसके जो लेटर जो रूलर्स हैं वो इतने कैपेबल नहीं थे, वो एम्पायर को संभाल नहीं सके। देन फिर समुद्रगुप्त ने जो इंडिया को यूनिफाई किया। अगर ऑल दो सोर्सेस हमें इस तरह के नहीं मिलते हैं, साउथ इंडिया में बहुत रेयरली कोई सोर्स हमें मिलता है, लेकिन फिर भी एक जनरल परसेप्शन ये है कि समुद्रगुप्त ने इंडिया को यूनिफाई करवाया। उसके बाद फिर इंडिया टूटा, फिर हर्षवर्धन ने इंडिया को यूनिफाई करवाने की कोशिश की, पर वो साउथ इंडिया को यूनिफाई नहीं करवा पाया। पुलकेशिन रूलर था, वो उससे हार गया साउथ इंडिया का, और उससे हारने के बाद वो नॉर्थ इंडिया को यूनिफाई करवा पाया, लेकिन साउथ इंडिया को नहीं करवा पाया। तो उसे लॉर्ड ऑफ द नॉर्थन इंडिया कहा जाता है। उसके बाद हर्षवर्धन के मर जाने के बाद फिर से एक ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल होता है, जिसमें बहुत सारे स्मॉल रूलर्स जो है वो टूट कर निकल जाते हैं। गुर्जर प्रतिहार से अलग सिटी स्टेट्स निकल जाते हैं, जयपुर, जोधपुर, मेवाड़, मारवाड़, ये सब सिटी स्टेट्स निकल जाते हैं। राजपूत निकल जाते हैं, चंदेल, चौहान, सोलंकी, तोमार, पारमार, ये सब जो है ये क्या है, ये सब छोटे बेसिकली सिटी स्टेट्स हुआ करते थे। ठीक है, उसी तरह से जो पाल डायनेस्टी, जो कि बहुत बड़ी डायनेस्टी हुआ करती थी, पाल डायनेस्टी के ब्रेक डाउन होने के बाद सेन डायनेस्टी आई रूलिंग में। सेन डायनेस्टी के ब्रेक होने के बाद, जो कि लक्ष्मण सेन लास्ट रूलर थे, उसके ब्रेक होने के बाद जो है बंगाल में फिर से जो है वो छोटी डायनेस्टीज जो है वो आई। उसके बाद राष्ट्रकूट जो है ये खुद चालुक्यास को हरा कर आए थे, और राष्ट्रकूट के जाने के बाद यहाँ पर भी जो है वो किंगडम जो है ब्रेक डाउन हो गया। उसके बाद फिर इस्लामिक रूल आता है, फिर से जो है हमें इंटीग्रेशन देखने को मिलता है, और ये इंटीग्रेशन कंप्लीट होता है औरंगज़ेब के समय। तो 1707 में जब औरंगज़ेब मरा तो इंडिया का जो एक्सटेंट था वो फ्रॉम अफ़गानिस्तान टिल बंगाल टिल कावेरी रिवर, और इस एक्सटेंट को ये लेटर मुगल्स ठीक से संभाल नहीं पाए, एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट दे आर इनकेपेबल रूलर्स। और जब मुगल रूलर्स इनकेपेबल थे, जब राजा इनकेपेबल होगा तो जो दरबारी हैं वो फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। तो यहाँ पर हमें बहुत सारे फैक्शंस देखने को मिलते हैं। फैक्शंस का मतलब होता है गुटबाजी जैसे कहते हैं हिंदी में। फैक्शंस का मतलब हुआ कि जो दरबार है, जो कोर्ट है, वहीं पर अलग नोबल्स ने अपने एक फैक्शन बना लिया था। जैसे आपने ईरानी फैक्शन सुना होगा, तुरानी फैक्शन, हिंदुस्तानी फैक्शन, है ना। जैसे हिंदुस्तानी फैक्शन के लीडर थे सैयद ब्रदर्स, तो ये सब एक फैक्शन बन गया था, और इन फैक्शंस का एक ही मोटो था कि बादशाह पे अपना कंट्रोल रहे। ठीक है, और एक बात कि जब मुगल्स कमज़ोर हुए तो जो बाकी एरिया के जो नवाब हैं, जो मुगल्स के अंडर हैं, वो नहीं चाहेंगे कि हम लोग एक अपना अलग स्टेट बनाएं। तो मुगल्स से ही अलग होकर कुछ स्टेट्स जो है वो राइज हुए, उन्हें कहते हैं हम लोग सक्सेसर स्टेट। जैसे फॉर एग्जांपल हैदराबाद, जो कि निज़ाम असफ जाह के द्वारा इंडिपेंडेंट किया गया था। इसके अलावा बुरहानुल मुल्क के द्वारा जो है वो बेसिकली जो अवध है वो इंडिपेंडेंट किया गया, है ना। उसके बाद मुर्शीद कुली खान, जो कि बंगाल के नवाब थे, उन्होंने जो है वो अपने आप को सेमी इंडिपेंडेंट कर लिया था मुगल्स के वीक होने के बाद, अराउंड 1717। तो मुगल्स के कमज़ोर होने के बाद कुछ स्टेट्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करना शुरू कर दिया। देन कम्स द रेबल स्टेट। अब कुछ ऐसे स्टेट्स थे जो कि हमेशा कांस्टेंट फाइट में रहा करते थे विद द मुगल्स, जैसे फॉर एग्जांपल सिख, फॉर एग्जांपल मराठास, दीज आर कॉल्ड द रेबल स्टेट्स। तो ये सब भी राइज होने लगे। सिख एम्पायर जो है वो राइज हुआ, मराठास जो है वो एम्पायर बने। मराठास जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री की वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर्स में काउंट किए जाते थे। तो इनकी गलती बस ये रही कि ये कंसोलिडेट नहीं कर पाए अपने एम्पायर को। इन्होंने एक्सटेंड तो बहुत बढ़ा लिया अटक से कटक तक, लेकिन अपने आप को कंसोलिडेट नहीं कर पाए। और जब ये सब हो रहा था तो बैकग्राउंड में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपना खेल खेल रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आ चुकी थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के पिक्चर में आने से जो रेबल स्टेट हैं और जो सक्सेसर स्टेट हैं, इन सब को जो है कहीं ना कहीं एक चिंता हो गई थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ग्रेजुअली जो है वो राइज करना शुरू किया फ्रॉम 1757 टिल 1857, जब तक कंपनी का रूल रहा। बैटल ऑफ प्लासी से लेके इस रिवोल्ट ऑफ 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी चीज़ें जो है वो इंडिया में की थी,
और बहुत सारे एरिया जो है वो अपने अंडर में कर रखा हुआ था। बहुत सारे राजा को इन्होंने हराया, बहुत सारे किंगडम्स इन्होंने छीने, बहुत सारी पॉलिसीज़ इन्होंने बनाई जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एमर्ज होता है, और ईस्ट इंडिया कंपनी एमर्ज होने के साथ सबसे पहले बंगाल इनके हाथ में आया, उसके बाद इन्होंने जो है मैसूर को अपने हाथ में लिया, उसके बाद इन्होंने जो है वो मराठास को अपने हाथ में लिया, और लास्ट में सिख एम्पायर जो है, जो कि में एट लास्ट जो सबसे इंडिपेंडेंट बचा हुआ था, उसे भी इन्होंने जो है वो अपने हाथ में ले लिया। सो दिस इज़ दी पीरियड बिटवीन 77 में होता क्या है, एक बहुत बड़ी क्रांति होती है, रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। हालांकि ये कितना सच है कितना नहीं, ये तो डिबेट का इशू है, लेकिन रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है ये बहुत ही ज़्यादा लैंडमार्क टाइम पीरियड है। क्यों? क्योंकि रिवोल्ट ऑफ 1857 ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, कंपनी को ख़त्म कर दिया, कंपनी बंद हो गई। उसके बाद डायरेक्ट इंडिया पर रूल करने के लिए कौन आ गया? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश क्वीन। ब्रिटिश एम्पायर के इंडिया में आने के बाद सबको लगा कि अब कंपनी का रूल चला गया, अब ब्रिटिश का रूल डायरेक्टली इंडिया में है, तो जो राइट्स ब्रिटिश सिटीजन को इंग्लैंड में मिले हुए हैं वही राइट्स इंडियन को भी मिलेंगे, क्योंकि इंडियंस भी जो है अब जो है वो क्या हो गए, ब्रिटिश के लिए जो है नागरिक हो गए। सो सबको यही उम्मीद थी कि अब ब्रिटिश रूल आने के बाद जो कंपनी की जो एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज़ हैं वो बंद हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, जिसके कारण हमें नेशनलिज्म का राइज देखने को मिलता है। अब ये नेशनलिज्म होता क्या है? नेशनलिज्म होता है फीलिंग। नेशनलिज्म कुछ नहीं है, एक फीलिंग है, फीलिंग ऑफ वननेस, फीलिंग अपने देश के प्रति फीलिंग। आपको अगर बोला जाए कि पाकिस्तान आज के आज अटैक कर दे रहा है और आपको जो है वो डिफेंस में अपने देश को बचाने के लिए जाना है, 99% चांसेस है कि आप अपने देश को बचाने के लिए जाओगे, इनफैक्ट 100% चांसेस। ये नेशनलिज्म की फीलिंग कोई भी बच्चा जो है वो अपने माँ के कोख से पैदा होकर लेकर नहीं आता, ये फीलिंग ग्रेजुअली डेवलप की जाती है पोएम्स के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, फिल्म्स के थ्रू, कहानियों के थ्रू, है ना। इसके अलावा स्कूल्स में, कॉलेजेस में ये फीलिंग्स डेवलप की जाती हैं। नेशनलिज्म जो है ये भी बहुत सारे टाइप्स का होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक होता है रिलीजियस नेशनलिज्म, एक होता है सेक्युलर नेशनलिज्म, एक होता है रेशियल नेशनलिज्म। रिलीजियस नेशनलिज्म का मतलब क्या है कि ऐसा नेशनलिज्म जो कि धर्म के बेसिस पर है, ऐसा आप किसके बेसिस पर जो है यूनिफाई हो रहे हो, किस बेसिस पर यूनिफाई हो रहे हो, तो रिलीजन के बेसिस पर। अगर आप कह रहे हो कि इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो हिंदू राष्ट्र बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो रिलीजियस नेशनलिज्म के अंडर में आएगा। अगर आप कह रहे हो कि इंडिया को एक सेक्युलर कंट्री बनाना है जहाँ पर सभी धर्म के लोग जो है वो एक साथ आकर रह सकें, तो आप सेक्युलर नेशनलिज्म को प्रमोट करते हो। दोनों अपने अपने जगह पे ठीक है। रिलीजियस नेशनलिज्म में बस एक प्रॉब्लम है कि अगर आप किसी ऐसे कंट्री में रिलीजियस नेशनलिज्म प्रमोट करने की कोशिश करोगे जहाँ पर एक से ज़्यादा रिलीजन रहते हैं, तो होगा क्या कि दूसरी जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं वो अपना कंट्री डिमांड करने की कोशिश करेंगी, और एक पार्टीशन इंडिया का इसी कारण से हुआ, रिलीजियस नेशनलिज्म। तो इंडिया का जो नेशनलिज्म था वो था तो इंडिया की भलाई के लिए, लेकिन इंडियन लीडर्स, खासकर जो मॉडरेट लीडर्स के बाद जो लीडरशिप आई, एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप, और जो नेहरू गांधी लीडरशिप आई, ये एक चीज़ रियलाइज़ करना भूल गई कि आप जिस बेसिस पर नेशनलिज्म को स्प्रेड कर रहे हो, क्या ये एक सेक्शन के लिए सिर्फ बेनिफिट कर रहा है या फिर ये सभी के सभी सेक्शंस के लिए बेनिफिट कर रहा है। महाराष्ट्र में जो तिलक हैं उन्होंने बहुत सारे फेस्टिवल्स शुरू किया, गणपति फेस्टिवल उन्होंने शुरू किया, शिवाजी फेस्टिवल उन्होंने 1893 में शुरू किया। लेकिन आप एक चीज़ जो है वो कैलकुलेट करना भूल गए कि ये सभी फेस्टिवल्स किनके फेस्टिवल्स हैं, दीज आर हिंदू फेस्टिवल्स। तो आपने हिंदू को तो यूनाइट कर दिया, आपने हिंदू लोगों को तो यूनाइट कर दिया इस फीलिंग, इस नेशनलिज्म के फीलिंग के नाम पे, लेकिन आपने मुस्लिम्स को कभी यूनाइट नहीं किया, आप उनको भूल गए। तो इंडिया की जो पार्टीशन है इसमें जिन्ना का जो अकेला जो जिन्ना को दोष दिया जाता है, जिन्ना वॉज नॉट अलोन इन दिस पार्टीशन, इनकी जो एकमात्र इनकी गलती नहीं है। गांधी एंड नेहरू, तिलक, एवरीवन इज़ इक्वली रिस्पॉन्सिबल। जिन्होंने भी ये नेशनलिज्म, रिलीजियस नेशनलिज्म को प्रमोट किया है, सभी लोगों ने जो है वो, सभी लोग जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और मुस्लिम्स के साथ आपने डिप्रेस्ड क्लास को भी जो है वो अलूफ कर दिया, हिंदू रिलीजन से डिप्रेस्ड क्लास को भी आपने जो है वो अलूफ कर दिया। तभी आप देखोगे 1940 के बाद जो भी डैमेज हुआ है, उस डैमेज को ठीक करने के लिए गांधी जी बहुत सारे स्टेप्स लेते हैं।
जिनमें से बहुत सारे स्टेप्स बहुत वाहियात स्टेप्स हैं, लेकिन वो लेते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि उन्हें जो है वो पार्टीशन को रुकवाना था। 1940 के बाद, पर्टिकुलरली मार्च के बाद, जिन्ना वॉज इन टोटली मूड ऑफ सेपरेटिंग द नेशन, इस्लामिक नेशन। पार्टीशन का पूरा उनका जो है वो मन बन चुका था और उन्होंने बहुत सारे जो है वो भाषण दे दिए थे अलग जगह पे। तो 1940 के बाद जिन्ना की जो भाषण है वो धीरे धीरे जो है वो कम्युनल वायलेंस की तरफ जो है वो बढ़ावा दे रही थी, या फिर मैं बोलूँ कि कम्युनल भाषण जो है वो ज़्यादा वो देने लगे थे। जिसके कारण हुआ क्या कि इंडिया में एक हिंदू और एक मुस्लिम के बीच में जो पहले दरार जो कि छुपी हुई थी वो सामने उभर कर आ गई, और यहीं पर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो फेल कर गई। देखेंगे हम लोग भी मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के झगड़े भी हम लोग देखेंगे। मॉडरेट्स जो है इनकी पॉलिसीज़ क्या थी, एक्सट्रीमिस्ट जो है इनकी पॉलिसीज़ क्या थी, इनको भी हमें देखना है। और मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जब फेल कर गए, किस तरह से गांधी जी जब पिक्चर में आए तो इन्होंने जो है एक नई राजनीति शुरू की, दैट इज़ मास पॉलिटिक्स। ये मास पॉलिटिक्स कुछ हद तक जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन जो बड़े स्केल पर ले जाने का काम जो है इसका क्रेडिट गांधी जी को दिया जाता है। ये कांग्रेस में आए, कांग्रेस में आकर इन्होंने वो कांग्रेस की एक वर्किंग कमेटी बनाई ताकि गांधी जी का कांग्रेस के ऊपर एक होल्ड हो सके, और उस होल्ड का इस्तेमाल करके इन्होंने कांग्रेस को एज ए टूल इस्तेमाल किया मास पॉलिटिक्स के लिए। गांधी जी वॉज अ श्रूड पर्सन, और इनकी पॉलिटिक्स आज भी लोग फॉलो करते हैं। आज आप देखो तो कोई एक, अगर आपको गवर्नमेंट से कोई भी चीज़ आपको नाखुश है, कोई भी चीज़ आप गवर्नमेंट से नाखुश हैं, आप किसी भी चीज़ से, तो आप क्या करते हो? आप सिंपली जो है वो प्रोटेस्ट करते हो, है ना? आप धरना प्रदर्शन करते हो, आप पिकेटिंग करते हो, ठीक है? आप नारेबाजी लगाते हो। ये सब जो तरीका है ये किसने दिया? ये इंडिया को देने का काम गांधी ने किया, ठीक है? सो दैट्स वाई द रोल ऑफ गांधी। इसीलिए हम लोग जो है वो अलग से इनके लिए एक फेज़ रखा हुआ है, इनके लिए द गांधीयन एरा। इनका जो फेज़ है ना वो इन्हीं के लिए डेडिकेटेड है, द गांधीयन एरा। इन्होंने इस फेज़ में 3 मास पॉलिटिक्स या फिर मास लेवल पर मूवमेंट किया, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। और इन तीनों से भर के सवाल पूछे जाते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसमें गांधी जी ने बेसिकली एक सलाह दी लोगों को कि आप जो है ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट नहीं करो, क्योंकि ब्रिटिशर्स रूल कैसे कर रहे हैं इंडिया में? ब्रिटिशर्स रूल तभी तक कर पाएंगे जब तक हम उनका साथ दे रहे हैं। अगर हम उनका साथ ना दें तो क्या वो रूल कर पाएंगे? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी ने एक स्टेप आगे बढ़कर रूल तोड़ने की बात की। इन्होंने कहा कि अब जो है वो हमें डिसओबे करना है, वी विल नॉट ओबे योर रूल्स, हम लोग रूल्स को तोड़ेंगे। और क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि 1942 में शुरू हुआ, दिस मूवमेंट ये एक बहुत बड़ा कारण बना ब्रिटिशर्स के भारत से जाने का। वन ऑफ दी कारण है। क्यों मैं वन ऑफ दी कह रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे और भी कारण हैं। सिर्फ क्विट इंडिया मूवमेंट या फिर सुभाष चंद्र बोस का एक कारण नहीं है, बहुत सारे और कारण हैं जिसके कारण ब्रिटिशर्स को भारत से छोड़कर जाना पड़ा, तो वो लास्ट में देखेंगे। तो इसीलिए गांधी जी को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टेबल मैन इन द कंट्री माना जाता है। जब प्रेजेंट डे गवर्नमेंट है जो कि बिल्कुल ही अपोजिट आइडियोलॉजी की है, गांधीयन आइडियोलॉजी से बिल्कुल ही अपोजिट आइडियोलॉजी की है, इस गवर्नमेंट ने भी बहुत हद तक जो है वो गांधी जी को एक रेस्पेक्ट देने का काम किया है। नॉट ओनली इन इंडिया, कोई भी इंडियन ग्लोबल लीडर आप देखो, वो गांधी जी को कहीं ना कहीं एक रेस्पेक्ट की नज़र से देखते ही हैं, और ये रिस्पेक्ट उन्होंने कमाया है। इसीलिए गांधी जी को पढ़ना या गांधीयन एरा को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। गांधीयन एरा के ख़त्म होने के बाद 91 में जब आज़ादी हुई, आज़ादी के बाद जो कम्युनल वायलेंस हुआ, कम्युनल वायलेंस क्यों हुआ, क्या गंदी राजनीति चल रही थी उस वक्त, तो इसे भी हम लोगों को थोड़ा सा जो है वो पढ़ना है, ठीक है? सो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी टाइमलाइन बता दिया है। लेटर मुगल्स, जिसमें मुगल पावर डिक्लाइन होता है, जिसके कारण इंडिया में फ्रैगमेंटेशन देखने को मिलता है, डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलता है। और ये लेटर मुगल्स की गलती मैं पूरी तरह से नहीं मानूंगा या नहीं कहूँगा। हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि लेटर मुगल्स की गलती थी, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम, जो फ्रैगमेंटेशन की जो एक जड़ है, एक नींव है, ये शाहजहाँ के टाइम पीरियड से रख दी गई थी। शाहजहाँ के बाद औरंगज़ेब में जो है वो हालत और ख़राब हुई। जागीरदारी क्राइसिस और एग्रेरियन क्राइसिस औरंगज़ेब के समय भी था, लेकिन औरंगज़ेब ने इन दोनों क्राइसिस को सॉल्व करने के बजाय डेक्कन क्राइसिस जो है एक नए क्राइसिस को उत्पन्न कर दिया, या मैं कहूँ कि ये सब एक बटरफ्लाई इफेक्ट की जैसा था। डेक्कन क्राइसिस लेड टू दी जागीरदारी क्राइसिस एंड जागीरदारी क्राइसिस लेड टू दी अग्रेरियन क्राइसिस। तो लेटर मुगल्स को हम लोगों को डिटेल में
देखना है। अब मुगल्स के बारे में हम लोग मीडिएवल में देखेंगे, जो मेन मुगल एम्पायर है फ्रॉम बाबर टिल औरंगजेब। नेशनलिज्म की हम लोग बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन होती है, इसमें पॉलिटिकल अवेकनिंग लोगों को जो है वो एक चेतना जागती है, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो एक पैन इंडियन पार्टी थी, पैन इंडियन एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। इसके पहले भी बहुत ऑर्गेनाइजेशंस बने थे, लैंड होल्डर सोसाइटी से लेके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए थे, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जो कि पूरे के पूरे इंडिया की बात किया करती थी। एंड टॉकिंग अबाउट द गांधीन एरा, गांधी लेड मास मूवमेंट्स टुवर्ड्स द इंडिपेंडेंस। तो गांधी जी को भी जो बेसिकली जो क्रेडिट दिया जाता है मास मूवमेंट का, ये कहीं गलत नहीं है। मास मूवमेंट का क्रेडिट जो है वो सही में गांधी जी को मिलना भी चाहिए। इंडिपेंडेंस की तरफ ले जाने का जो क्रेडिट है वो गांधी जी के साथ बहुत सारे अलग लीडर्स ने निभाया, जो भगत सिंह हैं, जो बेसिकली जो लेफ्टिस्ट हैं, जो राइटिस्ट हैं, सभी लोगों का जो है वो इक्वल क्रेडिट हमेशा से रहा है। ठीक है, इंट्रोडक्शन सेशन में जो है वो हमने ब्रीफली बात की कि किस लेवल पर जो है वो हमें पढ़ना है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन। कल से जो है वी विल बी स्टार्टिंग विद द लेटर मुगल्स, देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द नेशनलिस्ट मूवमेंट, एंड उसके बाद जो है गांधीयन एरा, जिस पर सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, इसको भी हम लोगों को करना है। सो थैंक यू। टेलीग्राम चैनल से आप इसका पीपीटी जो है वो आपको जो है मिल जाएगा। किसी भी तरह की आपको जो है वो एडमिशन से रिलेटेड या फिर कोई क्वेरी आपको होती है तो आप इस नंबर पर डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, सो अगेन जाने से पहले जो भी प्रीलिम्स 2026 की तैयारी को एक एज देना चाहते हैं, दे कैन ज्वाइन दिस बैच, शौर्य बैच, एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस बैच विल बी दी वन कैप्सूल फॉर यू, एक टॉनिक बैच की तरह होगा, जिसमें आपको सारी की सारी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। होता क्या है कि जब जो बच्चा रिवीजन करने बैठता है तो वो फ्रॉम ए टू जेड वो रिवीजन करना शुरू कर देता है। उसने मॉडर्न उठाया तो ही विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम यूरोपियंस, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस टिल ही विल टिल द इंडिपेंडेंस। उसके बीच में बहुत सारी टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स पर यूपीएससी सवाल बहुत रेयरली पूछता है, तो इसे करना ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा जो लेटर मुगल्स हैं, इस पर सवाल अब ना के बराबर आते हैं, इसे करना ज़रूरी नहीं है। तो कौन सी टॉपिक्स करनी है, कौन सी टॉपिक्स नहीं करनी है, ये छांटना बच्चे को प्रॉब्लम करता है। एंड फॉर देम वी आर हेयर, उन्हीं के लिए जो है ये बैच बनाया गया है। ये कोई फाउंडेशन बैच नहीं है, इसमें आपको बेसिक्स पढ़ाया जाएगा। इसमें मान के चला जा रहा है कि आपको बेसिक्स ऑलरेडी आता है। वी विल जस्ट शार्प योर वेपन, ताकि आप जब लड़ाई लड़ने जाओ तो जीत कर आओ। ठीक है, विद दिस नोट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव ए नाइस डे।